अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी। हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात की थी। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली परफॉर्म होता है, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। तो हम ऐसे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी के थ्रू, जहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस बनता बेसिकली किस तरह से है, जब हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियर होता है और इन प्रोजेक्टाइल जो है वो जाके इंसिडेंट करता है न्यूक्लियस के साथ, टारगेट न्यूक्लियस के साथ, तो वो अंदर जाके उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है और सारी की सारी एनर्जी उसकी तमाम न्यूक्लियॉन्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और वो उसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि हमारे पास कौन सा न्यूक्लियॉन था जो अंदर एंटर हुआ। उसके बाद हमारे पास जो है जब एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाता है। उसके बाद न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, और आफ्टर 10⁻⁻15 सेकेंड्स के बाद एक न्यूक्लियॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो वहाँ से निकल जाए या फिर वहाँ से एमिट हो जाए, तो हमारे पास ये डी एक्साइट हो जाता है न्यूक्लियस, और जो है वो हमारे पास एमिटेड पार्टिकल भी हासिल होता है, और इसके साथ साथ रेजिड्यूल न्यूक्लियस भी। तो बोहर फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी जो है उसको प्रपोज़ किया था। ये हमारे पास जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस को जो है उसकी इंटरप्रेट करती है। बोहर ने अस्यूम किया था कि हमारे पास जो है वो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी है, इसमें कंपाउंड न्यूक्लियस के बारे में ही बताएंगे। वो रिएक्शन जिनमें कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है, उसमें हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है वो 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल बाय द टारगेट न्यूक्लियस। इसमें टारगेट न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा, एक इंसिडेंट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा, और हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो बन जाता है। अब यहाँ पे ये एक जर्नल इक्वेशन है जिसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, एक्स, स्मॉल एक्स है और कैपिटल एक्स। स्मॉल एक्स जो है वो प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जर्नल इक्वेशन है एक जिसमें एक्स जो है वो टारगेट न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन हो गई है कंपाउंड न्यूक्लियस की। जब भी कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा हम उसको स्टेरिक से रिप्रेजेंट करेंगे, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है। उसके बाद कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो अपनी डी एक्साइटेशन उसकी हुई है, तो वो हमारे पास एमिटेड पार्टिकल एक हासिल होगा जो कि स्मॉल वाई है, और एक रेजिडुअल न्यूक्लियस विच इज़ कैपिटल वाई। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन जो हम लोगों ने बताई। हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस है, सी स्टेरिक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्साइटेड स्टेट में कंपाउंड न्यूक्लियस है। कंपाउंड न्यूक्लियस बेसिकली जो है वो कंपोजिट सिस्टम होता है जो कि बनता है किसी भी इंसिडेंट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने की वजह से। जब भी कोई टारगेट न्यूक्लियस जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है तो कंपोजिट सिस्टम बनता है जो कि कंपाउंड न्यूक्लियस कहलाता है। फर्स्ट स्टेप की हम लोगों ने बात कर ली, फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। उसके बाद सेकंड स्टेप की बात करते हैं। द कंपाउंड न्यूक्लियस देन ब्रेक एंड डिसइंटीग्रेट इन द मैनर विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड ऑफ इट्स फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमारे पास जो सेकंड स्टेप है उसमें कंपाउंड न्यूक्लियस जो है उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, वो ब्रेक हो जाता है। वो कैसे ब्रेक होता है, वो अपने फॉर्मेशन के मेथड से इंडिपेंडेंट होता है। वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं कंसीडर करता कि उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई, वो इंडिपेंडेंटली ब्रेक होता है into the reaction by emitting the high energy particles, और वो कोई ना कोई पार्टिकल जो है वो एमिट करता है, लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा। ये हमारे पास जो है वो 3 इक्वेशंस जो है ये बता रही है कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, डी एक्साइटेशन इसकी हुई है, तो हमारे पास गैमा रे भी निकल सकते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये एमिट हो सकता है। द डिके प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस डिपेंड्स ओनली ऑन द टोटल एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। हमारे पास डिके प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड्स करेगी
सिस्टम को दी जाने वाली एनर्जी के ऊपर। इसकी एग्जांपल्स जो हैं ये कुछ हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं जिसमें हीलियम और ऑक्सीजन है, नियॉन जो है, और नियॉन से भी बाद में हमारे पास एक जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो एमिट होता है, और या फिर हमारे पास जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस जो है, हीलियम का आइसोटोप जो है वो एक एमिट होता है। हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी में हमारे पास जब कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो बनता है, वो किस तरह से बनता है, जब एक्स जो है इनकमिंग पार्टिकल जो है वो जाता है किसी भी टारगेट न्यूक्लियस के अंदर, तो वो क्या करता है, फौरी तौर पे डिसिपेट कर देता है अपनी एनर्जी को जब भी किसी भी न्यूक्लियस जो है टारगेट न्यूक्लियस उसके अंदर एंटर होता है, और अपने जो क्लोजली पैक्ड न्यूक्लियॉन्स हैं उनके साथ मर्ज हो जाता है हमारे पास, जिसकी वजह से जो जर्नल रैंडम मोशन है तमाम न्यूक्लियॉन्स की न्यूक्लियस के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और हर न्यूक्लियॉन जो है वो कुछ एडिशनल एनर्जी जो है वो गेन कर लेता है हमारे पास। लेकिन इस वक्त किसी भी एक न्यूक्लियॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इस काबिल हो सके कि वो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आ सके। हमारे पास कितनी एनर्जी चाहिए होती है, फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल। हाउएवर हमारे पास लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 10⁻⁻15 सेकेंड्स व्हेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स अमंग द न्यूक्लियॉन्स टेक्स प्लेस, हमारे पास जब बहुत ज़्यादा कोलिजन्स जो हैं वो हो जाती हैं न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में, कितने टाइम के बाद, 10⁻⁻15 सेकेंड्स के बाद, जो कि इक्वल होती हैं एनर्जी के, हमारे पास जो है वो 10 मिलियन, हमारे पास जो कोलिजन्स हैं वो हमारे पास 10 मिलियन के इक्वल होती हैं। तो इसके नतीजे में इतनी एनर्जी जो है वो किसी भी एक न्यूक्लियन के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इस काबिल हो जाए कि वो न्यूक्लियस से एस्केप कर जाए, और हमारे पास जो है कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो डी एक्साइट भी हो सकता है बाय एमिटिंग गैमा रेज। लाइफ टाइम ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस की लाइफ टाइम की बात करते हैं। जो हमारे पास मीन टाइम होता है सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान में, वो किसके इक्वल होता है, T = न्यूक्लियर डायामीटर डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर वेलोसिटी। तो हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो हमारे पास जो मीन टाइम है बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स वो 10⁻⁻22 सेकेंड्स के इक्वल है। अब लाइफ टाइम हम लोग देखते हैं, लाइफ टाइम ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन्स इनटू टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। हम लोगों ने हमारे पास जो है वो कितनी कोलिजन्स होती हैं और उनको हम सक्सेसिव कोलिजन के टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻15 सेकेंड्स। ये हमारे पास जो है वो लाइफ टाइम है कंपाउंड न्यूक्लियस की। अब हम एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस की बात करते हैं। हम लोग कंसीडर करते हैं इंसिडेंट पार्टिकल विच इज़ स्मॉल x एंड टारगेट न्यूक्लियस कैपिटल X। द कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल एज्यूम्स दैट इंसिडेंट पार्टिकल x enters the target nucleus where it suffers collisions with the constituent nucleons until it has lost its energy, incident energy, and becomes disintegrable part of the compound nucleus। हमारे पास जब x जो है वो एंटर होता है तो वो कोलिजन करता है न्यूक्लियन के साथ और अपनी एनर्जी जो है वो अपनी लॉस कर देता है, अपनी एनर्जी को कम करता रहता है ड्यूरिंग कोलिजन, और यहाँ तक कि उसकी एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो मिक्सअप हो जाता है तमाम न्यूक्लियंस के साथ, तो हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि हमारे पास कौन सा वो न्यूक्लियन था जो कि अंदर एंटर हुआ। वो कंपाउंड वो न्यूक्लियस के अंदर जाके उसका हिस्सा बन जाता है। तो फिर जब हमारे पास न्यूक्लियन जाके वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है, न्यूक्लियंस के साथ कोलाइड करता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और उसका हिस्सा बन जाता है, तो फिर इस पॉइंट पे हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, और हमारे पास जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो E एक्साइटेशन के इक्वल है, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है उस काइनेटिक एनर्जी के जो कि कैप्चर पार्टिकल की होती है, और प्लस इसकी बाइंडिंग एनर्जी इन द कंपाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारे पास E एक्साइटेशन एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, EX प्राइम, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को, जो कि हमारे पास जो है वो कैप्चर्ड पार्टिकल की थी, जो कि इंसिडेंट पार्टिकल था, प्लस बाइंडिंग एनर्जी। EX जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी को। EX प्राइम जो है वो EX का कुछ
फ्रैक्शन है, मतलब उसका कुछ हिस्सा है, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी इंसिडेंट पार्टिकल की अपनी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एक्साइटेशन एनर्जी के इक्वल नहीं हो जाती, वो सारी की सारी एक्साइटेशन में यूज़ नहीं हो जाती। उसका कुछ हिस्सा जो है वो कम होता है कंपाउंड न्यूक्लियस को अपनी एनर्जी देने में, सप्लाई करने में। तो हमारे पास सारी की सारी जो है इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी एनर्जी उसकी एनर्जी एक्साइटेशन में यूज़ नहीं होती, उसका कुछ हिस्सा जो है वो यूज़ होता है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय EX प्राइम प्लस बाइंडिंग एनर्जी। तो हमारे पास जो है इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो, since a portion of kinetic energy of the incident particle EX is used in supplying the kinetic energy to the compound nucleus and is not available for excitation। तो हमारे पास का जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी एनर्जी EX है, EX का कुछ हिस्सा जो है वो यूज़ हो जाता है सप्लाई करने में कंपाउंड न्यूक्लियस को एनर्जी में, और ये एनर्जी जो है जो हम यूज़ हो जाती है वो अवेलेबल नहीं होती एक्साइटेशन के लिए। इसीलिए बाकी का जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है इन द ऑर्डर टू गेट द एक्साइटेशन एनर्जी इज़ एज फॉलोज, हमारे पास वो मिलती है एक्साइटेशन के लिए। अब ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, एक्स जो है वो हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल है, टारगेट न्यूक्लियाई है जो कि अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, और ये कंपाउंड न्यूक्लियस जो है ये बन जाता है। कैपिटल एक्स जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, तो हमारे पास जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 के इक्वल होगी। अब हम लोग अज्यूम करते हैं टारगेट न्यूक्लियस जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमारे पास जो है बिफोर कोलिजन जो है वो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा, और आफ्टर जो है वो हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियली जो मोमेंटम है वो किस किस का मोमेंटम है हमारे पास? जो हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल है और उसके साथ मोमेंटम जो है जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है। और लीनियर मोमेंटम m इंटू वी हमारे पास मैस इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? m, और हमारे पास सबस्क्रिप्ट में ये स्मॉल x है v, और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल x प्लस m कैपिटल X और v कैपिटल X सबस्क्रिप्ट में है, इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम किसका है? क्योंकि हम कंपाउंड न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो इसी का मोमेंटम होगा, और इसकी वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी मैस को कैपिटल M से, और Cn रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है। Vx इज इक्वल टू 0, मैंने आप लोगों को बताया टारगेट न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास रेस्ट पोजीशन पे होगा, इसकी वेलोसिटी भी 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास m स्मॉल x और v स्मॉल x इज इक्वल टू m इंटू वी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हम कैपिटल V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम लोग EX प्राइम ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्साइटेशन एनर्जी, जो हमारी जो इंसिडेंट पार्टिकल ने दी उसका फ्रैक्शन जो था वो जो पार्ट था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसके इक्वल है? EX माइनस E कंपाउंड न्यूक्लियस। हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसमें से जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी को माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी EX प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर के इक्वल होती है, तो हमारे पास स्मॉल x के लिए हाफ m x इंटू वी एक्स स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें हमारे पास v की वैल्यू हम लोगों ने पीछे फाइंड आउट की थी, जो कि हम लोगों ने कहा था कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोग v की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करते हैं, विच इज़ m x v x ओवर m कैपिटल M। तो वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारे पास जो है EX प्राइम की वैल्यू ही आ गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पे हाफ m स्मॉल m x स्मॉल v x स्क्वायर माइनस जो कैपिटल है m है वो नीचे आप देखें ये स्क्वायर है ना, एम एक्स और वी एक्स का स्क्वायर है और कैपिटल एम का भी स्क्वायर है, तो एक एम सी जो कैपिटल एम है वो नीचे डिनोमिनेटर में जो कैपिटल एम है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी हाफ एम एक्स वी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर ओवर 2 एम कंपाउंड न्यूक्लियस का जो मैस है वो। उसके बाद हाफ एम एक्स वी एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लें तो 1 माइनस एम ओवर एम एक्स ओवर एम कंपाउंड न्यूक्लियस का आ जाएगा। हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस का मैस है वो किसके इक्वल होता है? जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस का मैस होता है प्लस जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल का मैस होता है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे और उसके बाद LCM ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा एम एक्स से, और हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी EX प्राइम इज इक्वल टू हाफ एम
स्मॉल एम एक्स वी एक्स स्क्वायर इंटू एम कैपिटल एक्स ओवर एम एक्स प्लस एम एक्स। अब हम ई एक्स प्राइम की जो ये वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी जो थी वो इक्वल थी ई एक्स प्राइम प्लस बाइंडिंग एनर्जी के। ई एक्स प्राइम की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वैल्यू पुट कर दी, दिस इज़ द टोटल एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। अब हम लोग फीचर्स की बात करते हैं। हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल जो है उसके क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल वर्क्स बेस्ट फॉर द लो इंसिडेंट एनर्जी 10 to 20 mega electron volt, where the incident projectile has a small chance of escaping from the nucleus. E is equal to h cut into mu, जो कि रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा के इक्वल होती है, और यहाँ पे हम लोग वी ओवर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे तो ई इज इक्वल टू एच कट वी ओवर लैम्डा। The associated de Broglie wavelength is comparable to the size of the nucleus, and interactions will take place with all the nucleus. Number 2, it also works best for the medium weight and heavy nuclei. Number 3, another characteristics of compound nuclear reaction is the angular distribution of the reactants. Because of the random interaction among the nucleons, we expect the outgoing particle to be emitted with the nearly isotropic angular distributions, which is same in all directions. अब हम लोग बात करते हैं quasi stationary state की। द कंपाउंड न्यूक्लियस may said to exist in the quasi stationary state in which the lifetime is relatively long as 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15 seconds. According to the Heisenberg uncertainty principle, the lifetime is related to the level width. Level width is basically the uncertainty in the एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। और हमारे पास जो विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द गैमा, तो हमारे पास जो है वो लाइफ टाइम इज़ इक्वल टू एच कट ओवर गैमा के इक्वल है। गैमा इज़ एक्चुअली द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी। तो ये हमारे पास एनर्जी की अनसर्टेनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। उसके बाद इसकी कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। Number 1, the compound nucleus theory does not explain the mechanism by which the excitation energy is randomly shared by all the nucleons and eventually concentrated on a single nucleon. तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो इसका ड्रॉबैक है कि हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती मैकेनिज्म को कि किस तरह से हमारे पास जो है वो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो रैंडमली शेयर हो जाती है तमाम न्यूक्लियॉन्स के पास, और इवेंचुअली वो किसी एक सिंगल न्यूक्लियॉन को मिल जाती है कि वो वहाँ से एस्केप हो जाए। नंबर 2, द कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी आल्सो डज नॉट टेल अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फॉर्मेशन of the compound nucleus with the kinetic energy of incident particle। तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस का मतलब है कि हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी है उसको ये नहीं बताता। उसके बाद नंबर 3, द कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन आल्सो द मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन विच आर इंडिकेटेड बाय द लाइट न्यूक्लियर विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाई कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी इज़ इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस। हम इसको इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं? हम लोगों ने इसके स्टेप नंबर 2 में जो पढ़ा था उस बेस पे इसको कहते हैं। बोहर ने अज्यूम किया था कि दैट इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन द अमाउंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मोड ऑफ फॉर्मेशन। वो डिपेंड नहीं करती वो किस मोड से जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। दिस इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस एंड डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस सच एज इट्स एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। Thank you.